नमस्कार। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के सैद्धांतिक विषय के स्विंग टेक्नोलॉजी के ट्रेड के परिचय और नौकरी के अवसर में आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। वर्तमान युग में सैद्धांतिक शिक्षा के साथ साथ तकनीकी शिक्षा को अधिक महत्व दिया जा रहा है, जिससे हम नौकरियों के साथ साथ स्वरोजगार के अवसर भी उत्पन्न कर सकते हैं। आज के टाइम में हमारा स्वरोजगार के अवसर के बारे में इतना ज़्यादा प्रकाश डाला जा रहा है क्योंकि स्वरोजगार बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि नौकरियों की कमी होने के साथ साथ स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर स्वरोजगार होगा तो हम अपना खुद का कोई व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, अपने लिए तो रोजगार हम उत्पन्न कर सकते हैं और दूसरों को भी रोजगार प्रदान कर सकते हैं। इस टॉपिक में मेरा यही परिचय है कि मैं कैसे प्रशिक्षार्थियों को अपने से रोजगार से संबंधित अवसर के बारे में जागरूक कर सकूं और इस ट्रेड के माध्यम से, जो कि स्विंग टेक्नोलॉजी है, उसके माध्यम से कितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षार्थियों को मैं इतना सक्षम बना सकूं कि वो अपना खुद का स्वरोजगार उत्पन्न कर सकें। इस टॉपिक पर बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग हम प्रदान करेंगे जिसमें आपका सिलाई कला का महत्व है, कपड़े की भूमिका है, पोशाक बनाने का चरण है, मौसम के अनुसार ड्रेस का चयन है, नौकरी का अवसर है, सुरक्षा सावधानियां हैं। ये वो टॉपिक है जिसे हमें जानना ही जानना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने व्यवसाय से संबंधित सारे पॉइंट्स, सारी जरूरी पहलुओं को नहीं जान लेते, तब तक आप एक रोजगार को शुरू करने में सक्षम नहीं हो सकते, या फिर आपको सफलता मिलने में थोड़ी मुश्किलें आएंगी। तो इसके बाद हम इसके प्रथम टॉपिक जो कि है सिलाई कला का महत्व। सिलाई कला एक ऐसी कला है जो हमें विभिन्न कपड़े सामग्री के माध्यम से लगभग हर संभव चीज बनाने की अनुमति देती है। यह सौंदर्यप्रद रूप से मन भावन है और आपको संबंधित तरीके से सर्वश्रेष्ठ प्रदान करता है। सिलाई एक ऐसा कार्य है जिसमें निपुणता प्राप्त कर इसे इनकम का स्रोत बनाया जा सकता है। इस ट्रेड में पोशाकों के नए नए डिजाइन एवं बढ़ते कार्य के कारण आज समाज में सिलाई कला बहुत महत्व रखती है। क्योंकि देखिए, कपड़ा हर किसी की आवश्यकता है, चाहे आप घर में रहते हैं या फिर किसी अवसर पे आप जाते हैं, या अच्छे बुरे हर तरह के अवसर पे कपड़ों की आवश्यकता होती है। लेकिन उस कपड़ों के साथ साथ हमें ये भी जानना बहुत ही आवश्यक है कि हम किस अवसर पे किस तरह का पोशाक पहने, ताकि हमारा कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। तो इसके माध्यम से हम ये बताते हैं जी कि आप किस तरह से सिलाई को, जो कि स्विंग टेक्नोलॉजी इस पूरे ट्रेड का नाम है, आप अपने रोजगार में इसको शामिल कर सकते हैं और इसके माध्यम से आप कितनी ज्यादा सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। आज हम इसके महत्व के बारे में आपको बताएंगे, जिसमें सबसे पहले आता है कपड़े की भूमिका। कपड़ा मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। व्यक्ति जो कपड़े पहनते हैं वे अक्सर अपने दैनिक जीवन के कई पहलुओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि पारस्परिक संबंध, सामाजिक परिस्थितियां और पेशेवर वातावरण में। वे एक व्यक्ति की मनोदशा को स्थापित करने, सम्मान का आदेश देने में महत्वपूर्ण है और अक्सर पहले छापों को भी प्रभावित करते हैं। जैसे कि हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी अगर पहुंचते हैं, तो आजकल आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे डिजाइन, ऐसी बहुत सारी कला विधियां ऐसी हैं जो साथ साथ में हमारे हम सबको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को पहुंचाने में सक्षम कर रही हैं। जैसे ऐसे बहुत सारे डिजाइन हैं जो हम देखते हैं कि पहले बहुत ज्यादा प्रचलन में था, बीच में वो थोड़ा सा हल्का हो गया, लेकिन फिर कुछ सालों के बाद वो ट्रेंड में होता है, वो फैशन में होता है, और वो अब हमारे लिए वो जरूरत बन जाती है, जिसे हम पहले कहते थे कि अरे ये तो पहले चलती थी। लेकिन आज के टाइम में इस पीढ़ी में भी उस छापों को एक नए रूप में, एक नए डिजाइन के रूप में हम अपने परिधानों में, पोशाकों में दे सकते हैं, जिससे कि आप एक बहुत ही आकर्षण को उत्पन्न करते हैं। जैसे कि इसमें कपड़े की भूमिका एक ऐसी भूमिका है जिसमें आप नए नए डिजाइन को उतार कर, नए नए प्रिंट्स को उतार कर, अच्छे कलर कॉम्बिनेशन की मदद से आप एक अच्छा डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, एक अच्छा परिधान बना सकते हैं जो आपको समाज में एक विशेष स्थिति प्रदान करता है, जिसमें आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। शरीर की सुरक्षा के लिए तो कपड़े बहुत ज्यादा आवश्यक हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी मूलभूत आवश्यकता है। क्योंकि
कपड़े में डिजाइन हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले तो कपड़ा एक ऐसी आवश्यकता है जिसे हमें अपने शरीर को छुपाने के लिए सबसे पहले आवश्यक तत्वों में से आता है। क्योंकि पहले से जैसे हम पाषाण काल का हम युग पढ़ते आ रहे हैं अपने हर फील्ड में, अपने हर ट्रेड्स में, पहले से लेकर के अब तक पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत सारे बदलाव हुए हैं। फिर बीच में अब इंसान को, एक व्यक्ति को समाज में एक प्रतिष्ठा प्रदान करने के लिए, एक विश्वास जगाने के लिए अपने शरीर पर कपड़े को धारण करना ही पड़ता है। तो शरीर की सुरक्षा के लिए तो ये आवश्यक है कि जिससे कि आपको कहीं चोट नहीं लगती, आप कहीं भी जाते हैं तो आपको उससे बहुत बड़ी सुरक्षा प्रदान होती है। दूसरा हमारा पॉइंट है पहचान के लिए। कपड़ा एक ऐसी आवश्यकता है जो हमारे शरीर को तो छुपाती है, उसके साथ साथ हमें समाज में एक पहचान भी प्रदान करती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम किसी खास अवसर पे जाते हैं तो वहां पे जैसे अलग अलग लोग अलग अलग तरह के परिधान का प्रयोग करते हैं, तो वहां पे एक पहचान बनती है। जैसे हमारा एक, हम उदाहरण के लिए राजनीति ले सकते हैं। राजनीति में ज्यादातर सफेद पोशाक का प्रयोग किया जाता है क्योंकि सफेद शांति का प्रतीक होता है, सफेद रंग। तो वो एक राजनीति की पहचान है कि वहां पे सफेद पोशाक लोग हमेशा ही धारण करते हैं। अगर आप किसी शादी समारोह में जाते हैं तो वहां पे थोड़े से चमकीले पोशाकों का प्रयोग करते हैं क्योंकि वहां के उस अवसर के हिसाब से वही आवश्यक होता है। तो अलग अलग अवसर के हिसाब से कपड़ा हमें एक पहचान प्रदान करने में भी बहुत ही बड़ा एक रोल प्ले करता है। तीसरा हमारा पॉइंट है सामाजिक स्थिति के लिए। जैसे जैसे हम किसी व्यवसाय को अपने जीवन में उतारते हैं, जैसे जैसे हम सफल होते जाते हैं, जैसे जैसे हमारी पहचान बढ़ती जाती है, वो हमारी सामाजिक स्थिति को भी बदलती जाती है। जैसे कि आज अगर हम अपनी कम आय में गुजारा कर रहे हैं, अगर कल को हम कोई अपना ऐसा व्यवसाय चुनते हैं जिससे हमारी आय का स्रोत बढ़ता है, तो उससे हमारी समाज में स्थिति भी सुधरती है। हम जब भी किसी दूसरे व्यक्ति के सामने, दूसरे परिवार के सामने या समाज में किसी के भी सामने जाते हैं तो हमारी सामाजिक स्थिति अगर अच्छी होती है तो उसे एक अलग ही मनोबल को बढ़ावा मिलता है। हमारी स्थिति अच्छी होती है तो मन में एक अलग ही विश्वास उत्पन्न होता है। तो हमारी सामाजिक स्थिति में भी कपड़े की बहुत बड़ी भूमिका है, जो कि हमें ये अनुभव कराती है कि हम समाज में आज एक सफल व्यक्ति हैं। उसके बाद हमारा ये एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है सजावट के लिए। जैसे आप अपने रेगुलर जिंदगी में भी आप नॉर्मल कपड़ों का प्रयोग करते हैं, लेकिन आप एक खास अवसर पे एक अलग तरह का प्रयोग करते हैं। कपड़े का प्रयोग हम सजावट के लिए भी करते हैं, शरीर को छुपाने के लिए भी करते हैं। जैसे कि घर में पूजा है तो हम वहां पे कपड़े का प्रयोग सजावट के लिए भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि कपड़े का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ पहनने के लिए ही होता है, हम इसे सजावट के लिए, घर में कोई पूजा है या शादी है, किसी का जन्मदिन है, तो हम अलग अलग कलरफुल कपड़ों को लेकर के हम एक सजावट को भी उससे उत्पन्न कर सकते हैं, जो कि एक आकर्षण का बिंदु बनता है। फिर उसके बाद हमारा एक और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आता है अच्छे व्यक्तित्व के लिए। अगर आप एक अच्छा पोशाक धारण करते हैं तो आपका व्यक्तित्व भी निखर के सामने आता है। आपका मनोबल बढ़ता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, तो आपकी पर्सनालिटी, जिसे हम व्यक्तित्व कहते हैं, वो भी निखर के सामने आता है। अगर हम कभी एक धूमिल, अगर हल्का पोशाक पहनते हैं और अगर हम किसी ऐसे समारोह में जाते हैं जहाँ पे सबने कुछ चमकीले तरह के पोशाक पहने हुए होते हैं किसी खास अवसर पर, तो हमारा व्यक्तित्व वहां पे थोड़ा सा धूमिल हो जाता है, क्योंकि वो अवसर की डिमांड ऐसी होती है कि हमें वहां पे उस तरह के पोशाक को धारण करना आवश्यक होता है। इसलिए हमें अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए भी अवसर के हिसाब से कपड़ों का चुनाव करना चाहिए कि हमें कब, कहाँ और किस तरह के पोशाक का प्रयोग करना है। तो ये थी हमारी कपड़े की भूमिका, जो कि हमारे जीवन में, हमारे व्यवसाय में एक बहुत ही जरूरी भूमिका है, जिसे हम अपनी आय का स्रोत तो बढ़ाते ही बढ़ाते हैं, अपने परिवार की स्थिति को भी सुधारते हैं और अपनी पर्सनालिटी, जिसे हम अच्छा व्यक्तित्व के बारे में भी बात कर रहे थे, अपनी सामाजिक स्थिति के बारे में बात कर रहे थे, उन सब की भूमिका में भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। फिर हमारा अगला आता है पोशाक बनाने के चरण। अभी हमने देखा कि पोशाक की या पोशाक बनाने के व्यवसाय को हम अपने जीवन में किस तरीके से उतार कर अपने आय का स्रोत को सुधार सकते हैं, अपनी परिवार की स्थिति को सुधार सकते हैं, समाज में अपना व्यक्तित्व सुधार सकते हैं,
अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि अगर आपने इस व्यवसाय को अपनी आय के लिए चुन लिया है, तो उसके बाद अगला पड़ाव क्या होगा? पोशाक बनाने के सबसे पहले जो चरण आते हैं वो है एक कटिंग और दूसरी है स्टिचिंग, जिसे हम सिलाई कहते हैं। कपड़े को सिलने से पहले कटिंग की आवश्यकता होती है, जिसे आप एक आकार में कटिंग करते हैं। आप सीधा डायरेक्ट सिलाई करके आप किसी कपड़े को आकार प्रदान नहीं कर सकते। उससे पहले एक ये सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है कटिंग का। उसमें आप अपने मन चाहे तरीके से एक आकार प्रदान करते हैं, जैसे कि अगर आपको गले पे कोई डिजाइन चाहिए या फिर बाजू आपको छोटी चाहिए या लंबी चाहिए। अगर आप कुर्ता बना रहे हैं तो आपको कितनी छोटी चाहिए या लंबी चाहिए, गोल चाहिए या स्ट्रेट चाहिए, ये सबकी अपनी अपनी एक आवश्यकताएं होती हैं। तो हम अपनी इच्छा के अनुसार जो भी ट्रेंड में है या फिर जो भी फैशन में उस समय चल रहा है, तो हम उसके हिसाब से पहले हम कटिंग करते हैं। कटिंग के लिए फिटिंग की आवश्यकता होती है, नाप की आवश्यकता होती है। नाप लेने के बाद हम कपड़े को इच्छानुसार अपने आकार में कटिंग प्रदान करते हैं। उसके बाद कटिंग करने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि हमारे पोशाक के हर एक हिस्से, जैसे कि बाजू, गला, पट्टी, आगे का पल्ला, पीछे का पल्ला, ये सारे भाग हमारे पास तैयार हो जाते हैं, जिससे कि हमारा आधा काम पूरा हो जाता है। उसके बाद हमें अगला चरण जो आता है वो आता है सिलाई का। सिलाई उसके बाद इसका दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि सिर्फ कटिंग करके किसी कपड़े को धारण नहीं किया जा सकता। वो आपके शरीर के आकार के हिसाब से फिट नहीं बैठेगी, आप ऐसे ही नहीं पहन सकते उसे। उसके बाद उसको आकार देने की आवश्यकता होती है, जो कि हम एक सिलाई के माध्यम से देते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि हम अपनी आवश्यकता के हिसाब से कपड़े की कटिंग करते हैं। आपने गला काटा, राउंड नेक काटा या फिर स्क्वायर नेक काटा, उसके बाद हम उस पर सिलाई करते हैं, जिससे कि हमारे गले का एक शेप तैयार हो जाता है। फिर जो हमने कटिंग में बाजू को काटा था, चाहे वो लंबी थी या छोटी थी, उसको हम अपने पोशाक के साथ अटैच करते हैं, आर्म होल के साथ। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप अपने पोशाक के सभी भागों को हम सिलाई के माध्यम से जोड़ते चले जाते हैं, जिससे हमें एक पूरा संपूर्ण पोशाक तैयार मिलता है, जो कि पहनने के योग्य होता है। हमारे शरीर के आकार के हिसाब से वो हमारे शरीर की फिटिंग में बैठ जाता है। तो ये हमारे पोशाक बनाने के सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट चरण थे, कटिंग और स्टिचिंग, कटाई और सिलाई। इसके बाद आता है हमारा कटिंग स्टिचिंग। तो सबसे बेसिक पार्ट था, जो कि हम सबको पता होता है कि बिना कटिंग के आप सिलाई नहीं कर सकते, और सिलाई के लिए कटिंग की भी आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद आता है, जैसे कि हमारे जीवन में हर तरह के मौसम आते हैं, सर्दियों के मौसम आते हैं, गर्मी का मौसम आता है, बारिश का मौसम आता है। आप सर्दियों के कपड़े गर्मी में नहीं पहन सकते और गर्मियों के कपड़े आप सर्दियों में नहीं पहन सकते, क्योंकि सर्दियों में हमें गर्माहट की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हम ऊनी वस्त्र धारण करते हैं, जिससे हम अपने शरीर को गर्माहट प्रदान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऊनी वस्त्रों को अगर आप गर्मी के मौसम में धारण करते हैं, तो हमें बहुत सारी गर्मी होती है, हम उसे नहीं धारण कर सकते, क्योंकि गर्मी में धूप बहुत तेज होती है। हमें हल्के कपड़े की आवश्यकता होती है, जो हमारे शरीर में उसके तापमान के हिसाब से उसके अनुकूल हो सके। तो सर्दियों के कपड़े अलग होते हैं, जो कि ऊनी होते हैं। उसके हिसाब से हमारे फैशन में अलग अलग ट्रेंड्स आते हैं, कोट आते हैं, ओवर कोट आते हैं, स्वेटर होते हैं, हम कैप धारण करते हैं जिसे हम टोपी कहते हैं, पैरों में सॉक्स धारण करते हैं। मतलब हम अपने पूरे शरीर को हम पूरी तरह से ढक लेते हैं, जिससे कि हमें सर्दी का एहसास ना हो। उसके बाद आता है हमारा गर्मियों का मौसम। गर्मियों के मौसम में, जैसा कि मैंने अभी बताया, कि हमें बहुत ही हल्के वस्त्र की आवश्यकता होती है, जो हमारे शरीर के तापमान के हिसाब से अनुकूल हो और हमारे पसीने को ऑब्जर्व कर सके। तो हम गर्मियों के हिसाब से हमारे कपड़े का चुनाव अलग होना चाहिए, कि हम किस तरह के कपड़े पहने कि हमें ज्यादा गर्मी ना हो। जैसे कि हम कहते हैं कि गर्मी के मौसम में काले रंग को धारण नहीं करना चाहिए। काले रंग का वस्त्र जो होता है वो तापमान के प्रतिकूल होता है, तो हमारे शरीर को और भी वो गर्माहट प्रदान करता है, और हमें ज्यादा गर्मी नहीं चाहिए होती है। हमें एक ऐसा वस्त्र चाहिए होता है जिससे कि हम कंफर्टेबल हो, हमारा शरीर आराम से रह सके, हम अपना काम आराम से कर सके। इसलिए हर मौसम के हिसाब से वस्त्रों का चयन भी उसी के हिसाब से होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा बारिश का मौसम।
बारिश का मौसम एक ऐसा मौसम होता है जिसमें कब बारिश हो जाए, कब बारिश रुक जाए, हमें नहीं पता होता। मौसम के बारे में हम पहले से नहीं जान सकते। तो हमें बारिशों के मौसम में भी इस तरह के वस्त्र को धारण करना चाहिए कि अगर हम थोड़े से गीले भी हो जाए तो हमारा वस्त्र जल्दी से सूख जाए। हम एक ऐसे मोटे वस्त्र को धारण ना करें कि जिसे सूखने में समय लगे। तो बारिश के मौसम के हिसाब से भी कपड़े का चयन कैसे करना है, ये हमें पता होना चाहिए। तो जैसे मैंने बताया, हमारे जीवन में हर तरह के मौसम आते हैं और हर मौसम के हिसाब से हमारे अलग-अलग परिधान होते हैं। उस परिधान का चुनाव हमें आना चाहिए कि हम किस मौसम में, किस अवसर पर, किस तरह के परिधान का प्रयोग करें कि हमें हमारे शरीर को आराम मिले और हम बीमारियों से दूर रहें। तो ये थे मौसम के अनुसार ड्रेस का चयन। अगला पड़ाव आता है, जैसे कि मैंने बताया कि हम कटिंग स्टिचिंग को स्विंग टेक्नोलॉजी में हम अलग-अलग तरह के प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, जिससे कि जो भी हमारे प्रशिक्षार्थी होते हैं, उससे उनको हौसला मिल सके, उसे वो मोटिवेट हो सके, उसको वो अपने व्यवसाय के रूप में चुन सके। जैसे कि आईटीआई में अगर आप स्विंग टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण प्रदान करके बाहर जाते हैं, तो आपके मन में ये पता होना चाहिए कि आपको अब इसके बाद किस तरह से आय का स्रोत अपने जीवन में लाना है, जिससे कि हमारा जीवन, हमारे परिवार का जीवन सुचारू रूप से चल सके। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये व्यावसायिक शिक्षण है, तो व्यावसायिक शिक्षण में हम ऐसे प्रशिक्षण प्रदान करते हैं कि हर प्रशिक्षार्थी को एक नौकरी का अवसर, एक व्यवसाय का अवसर प्रदान कर सके। उसके मन में इतनी इच्छा हो सके कि हाँ, मैं अब इस ट्रेड को या इस व्यवसाय को अपनी नौकरी के लिए, अपने जीवन के लिए चुन सकती हूँ या तो चुन सकता हूँ। इसलिए अब ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, नौकरी का अवसर। हमने प्रशिक्षण प्रदान कर दिया, प्रशिक्षार्थी ने सीख लिया कि कैसे कटिंग करनी है, कैसे स्टिचिंग करनी है, कैसे कहाँ पे किस तरह से डिज़ाइन को डेवलप करना है, कहाँ हम किस तरह से किस कलर का चुनाव करते हैं, ये सारी चीज़ें हम प्रशिक्षण में प्रदान करते हैं। उसके बाद आता है हमारा आमदनी का सामान्य स्रोत। जैसे कि आपने प्रशिक्षण ले लिया, उसके बाद कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि हम एकदम से, हमें दिमाग में नहीं आता कि हम किस तरह के अवसर को उत्पन्न करें कि हमारा आय शुरू हो सके। तो मैं यहाँ पे आपसे सामान्य स्रोत को शुरू कर रही हूँ, जिससे कि आपको नीचे से ऊपर जाने के रास्ते क्लियर हो सके। आमदनी का सामान्य स्रोत इस तरह है, जैसे आप घर से भी होने वाली आय का स्रोत उत्पन्न कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अलग-अलग परिस्थितियां होती हैं, हमें नहीं पता चलता कि हम कहाँ जाएं, किस तरह से अपनी आय को हम उत्पन्न करें कि हमारा जीवन सुचारू रूप से चल सके। उस परिस्थिति में हम घर से भी अपने आय के स्रोत को बढ़ावा दे सकते हैं। घर से, जैसे अगर आपने कटिंग स्टिचिंग सीख ली, आपको पता है कि आप कैसे एक पोशाक को बना सकते हैं, तो आप घर से उस चीज को सिलकर, बनाकर लोगों को जागरूक कर सकते हैं और अपनी आय का स्रोत बढ़ा सकते हैं। दूसरा आता है हमारा दर्जी की दुकान चलाएं। जैसे कि अब हमें पता चल गया, हमने प्रशिक्षण ले लिया, हमने व्यवसाय को सीख लिया कि हमें किस तरीके से अपनी आय का स्रोत बढ़ाना है। सामान्य स्रोत में आय का स्रोत जैसे हमने अपने घर से किया, फिर कुछ टाइम बाद जब हम धीरे-धीरे सफलता को प्रदान करते जाते हैं, प्राप्त करते जाते हैं, फिर उसके बाद हमारे मन में आता है कि क्यों ना हम अपने व्यवसाय को और इतना आगे ले जाएं, जिससे कि हमारी आमदनी और अधिक से अधिक हो सके। फिर उस आप दर्जी की दुकान चला सकते हैं। दर्जी की दुकान से ये होता है कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाता है, एक ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ पे कस्टमर आपको आसानी से पहचानते हैं, आसानी से आप तक पहुँच सकते हैं। आपको कस्टमर के पास नहीं जाना पड़ता, आप कस्टमर खुद चलकर आपके पास आता है। तो जो दर्जी की दुकान अगर हम खोल देते हैं, तो हमारा व्यवसाय और बड़े रूप में और बड़े स्केल पर खुल जाता है और हमारे आमदनी के स्रोत भी और भी अच्छे स्केल पर शुरू हो जाता है, और जिससे कि हम अपने सामाजिक परिस्थितियां, अपने परिवार के जीवन के स्तर को बहुत अच्छे से सुधार सकते हैं। फिर हमारा तीसरा एक सबसे बड़ा स्रोत है आमदनी का, वो ये भी है कि बुटीक चला सकते हैं। बुटीक से ये है कि आप जो भी हम आजकल देखते हैं कि नए नए डिजाइन्स पिक्चर में, या फिर जो भी सेलिब्रिटीज हैं, हीरो हीरोइन हैं, वो अलग अलग डिजाइन को पहन करके आते हैं, जिससे कि हमारे मन में आता है कि क्यों ना ऐसा डिजाइन हम भी पहने। तो जब हम आप बुटीक चलाते हैं, तो बुटीक में और दर्जी की दुकान में यह फर्क होता है कि बुटीक में आप खुद से डिजाइन को भी डेवलप करते हैं। आप
ग्राहक को खुद से बताते हैं कि आपके ऊपर ये डिजाइन जचेगा, आप अगर ऐसे अपने पोशाक को बनवाते हैं तो आपकी और आकर्षण, आपके शरीर के आकर्षण को और आप बढ़ा सकते हैं। तो बुटीक में ग्राहक की ये एक सबसे बड़ी सुविधा मिलती है कि वहाँ पे एक उनको डिज़ाइन मिलता है, उन्हें वहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे-अच्छे मिलते हैं, उसमें डिज़ाइन बहुत अच्छे-अच्छे मिलते हैं। जैसे कि कोई ग्राहक आया जिसे नहीं पता है कि हमें पोशाक को कैसे बनवाना है, तो वहाँ पर हम बुटीक के माध्यम से उन्हें नई-नई चीज़ों के लिए जागरूक कर सकते हैं, जिससे कि ग्राहक को भी आसानी हो जाती है कि हमें कैसा पोशाक बनाना चाहिए कि हमारे इस खास अवसर पर, खास ओकेज़न पर हम ऐसा पोशाक पहने जिससे कि हम आकर्षण का केंद्र बन सकें। तो ये थे हमारे आमदनी के असामान्य स्रोत, जिसे हम अपने घर से शुरू कर सकते हैं, दर्जी की दुकान खोलकर शुरू कर सकते हैं, बुटीक चला सकते हैं। उसके बाद आता है हमारी नौकरी के अवसर में दूसरा हमारा ये भी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है औद्योगिक स्रोत, जो कि जिसे हम इंडस्ट्रियल सोर्स कहते हैं। सामान्य स्रोत में हमने देखा कि हम कैसे अपने व्यवसाय को एक लोकल लेवल पे भी अपने घर से एक दर्जी की दुकान चलाकर, एक बुटीक की दुकान चला करके हम किस तरह से अपने आमदनी के स्रोत को बढ़ा सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी परिस्थिति ऐसी नहीं होती कि हम अपने खुद से अपने व्यवसाय को शुरू कर सकें, अपने सामान्य स्रोत से शुरू कर सकें। तो नौकरी का दूसरा भी एक ये बहुत अच्छा अवसर है औद्योगिक स्रोत। औद्योगिक स्रोत से ये होता है कि आप अपने कपड़ों को कंपनी के लेवल पे, जैसे कि आप ना सामान्य स्रोत में क्या होता है कि हम एक-एक कपड़ों को बनाते हैं। कोई एक ग्राहक आया, उसको हमने एक कपड़े बनाकर दे दिए। औद्योगिक स्रोत में ये होता है कि हम एक ही तरह के कपड़े को ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में डेवलप कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और उसको हम बहुत बड़े लेवल पर निर्यात कर सकते हैं, जिसे हम एक्सपोर्ट कहते हैं। अगर आप एक कपड़े के बहुत सारे साइजेस आते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक ही तरह के डिज़ाइन के बहुत सारे साइजेस आते हैं, बहुत सारे डिज़ाइंस आते हैं। तो हम इस तरीके से भी अपना इनकम का सोर्स शुरू कर सकते हैं कि हम एक कपड़े को बहुत ज़्यादा संख्या में तैयार करके हम उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक शहर से दूसरे शहर में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे हमारा आमदनी का सोर्स और बेहतर हो सके। फिर हमारा दूसरा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है एक छोटे उद्योग के रूप में। जब आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर देते हैं, जिससे आय की स्रोत शुरू कर देते हैं, तो आप धीरे-धीरे इतने सफल होने लगते हैं कि आप उस अपने छोटे से व्यवसाय को एक उद्योग के रूप में भी ले जा सकते हैं, जहाँ पे आप अपनी इनकम का सोर्स तो विकसित करते ही हैं और दूसरों को भी एक नौकरी देने के लिए सक्षम होते हैं। जो छोटे उद्योग में क्या होता है कि आप अकेले नहीं होते, आपके साथ 8, 10, 20 जैसी भी आपकी क्षमता है, उसके हिसाब से लोग आपके साथ जुड़ते हैं और आपके काम में आपकी सहायता करते हैं और उनको भी रोजगार उत्पन्न करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि नौकरी के अवसर में अपने इस व्यवसाय को अगर हम एक नौकरी के रूप में भी प्रदान कर सकते हैं, आप अपने लिए भी नौकरी बना सकते हैं और अपने साथ-साथ 10 लोगों को, 20 लोगों को भी नौकरी प्रदान कर सकते हैं, जिससे कि आपके साथ-साथ सबके जीवन के स्तर में सुधार आता जाता है। फिर हमारा तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक डिजाइनर के रूप में। जब हम धीरे-धीरे अपना व्यक्तित्व, अपना रोजगार, अपने व्यवसाय को विकसित कर लेते हैं, तो जब हमारा दिमाग में एक नए-नए आइडियाज आने लगते हैं, जब कुछ समय हमारे व्यवसाय को हो चुका होता है, तो फिर हम एक डिजाइनर के रूप में भी अपने आप को उभार सकते हैं। जैसे कि कई बार होता है कि ऐसे भी ग्राहक हमारे पास आते हैं कि जिनको पता नहीं होता कि उनको किस तरह का डिज़ाइन चाहिए, या फिर आप खुद से भी डिज़ाइन डेवलप कर करके उसको बाहर मार्केट में शो कर सकते हैं, कस्टमर्स को शो कर सकते हैं, जिससे कि आप और भी ज़्यादा आपको प्रसिद्धि मिलती है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास आते हैं। आपने अगर एक खास तरह का डिज़ाइन अगर मार्केट में डेवलप करा दिया, तो धीरे-धीरे वो डिज़ाइन को फेम मिलने लगता है, वो प्रसिद्ध होने लगता है। फिर इससे आपकी इनकम के सोर्स और भी अच्छे हो जाते हैं और आपकी खुद की भी प्रसिद्धि होती है और समाज में आपकी परिस्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। आपका व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा सुधर जाता है, आपको एक नाम से लोग जानने लगते हैं। तो एक डिज़ाइनर के रूप में भी हम इसे नौकरी के अवसर के रूप में देख सकते हैं कि हम कैसे इस व्यवसाय को एक डिज़ाइनर के रूप में, एक छोटे उद्योग के रूप में और एक तैयार कपड़ों को एक अच्छी संख्या में एक्सपोर्ट करके भी हम कितने अच्छे से एक अवसर को उत्पन्न कर सकते हैं। फिर अगला आता है हमारा, जैसे कि हम जब कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, तो उसमें कुछ सावधानियां भी हमें प्रकट करनी होती है
अपने एब्जॉर्ब करनी होती हैं, उसको सावधानियां भी, कुछ सुरक्षा सावधानियां भी हमें कुछ ऐसे निकालनी पड़ती हैं, जिससे कि अगर आपने एक उद्योग शुरू किया, आपने एक बिजनेस शुरू किया, अगर आपके साथ 10 लोग काम करना शुरू करते हैं, तो वहां पे घटनाओं के भी होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी होगी, मशीनें होंगी, बहुत सारे लोग होंगे, लाइट्स होंगी, मशीनों में बहुत सारे उपकरण होंगे, औजार होंगे। तो उस जब एक जगह काम करते हैं हम, तो वहां पे खतरे भी होने के चांसेस होते हैं, जिसके लिए भी हमें अवेयर होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। जैसे कि आपने कोई उद्योग शुरू किया, आपने 10 लोगों को काम दिया, आपके साथ 10 लोग रोजगार के रूप में जुड़ गए, फिर उसके बाद क्या होता है कि आप उनको उसको सुरक्षा सावधानियों के बारे में भी जरूर जागरूक करें, खुद भी जागरूक रहें और दूसरों को भी जागरूक करें। जैसे कि जब आप कपड़े पे सिलाई करने के लिए बैठते हैं, तो आपको हमेशा हैंड ग्लव्स का यूज करना चाहिए। हैंड ग्लव्स इसलिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सिलाई करने के टाइम हमारे हाथ मशीन के बहुत ही पास होते हैं, प्रेशर फुट के पास से होकर के गुजर रहे होते हैं, तो हमें किसी घटना के होने के भी चांसेस का डर रहता है। कई बार हमारी उंगलियां सुइयों के बीच में आ जाती हैं, तो हमें वहां पे ग्लव्स का यूज करना चाहिए, क्योंकि वहां पे ऐसे बहुत सारे नुकीले उपकरण होते हैं जो कि हमें हार्म पहुंचा सकते हैं, दुर्घटना हो सकती है। तो अगर हम हैंड ग्लव्स का यूज करते हैं, तो हम इन छोटे छोटे शार्प पॉइंटेड उपकरणों से बच सकते हैं। उसमें दूसरा प्रकार आपका निडल गार्ड भी है। निडल गार्ड ये होता है कि जब आप निडल को प्रेशर फूट में अटैच करते हैं, तो आप वहां पे एक गार्ड भी लगा सकते हैं, जिससे कि निडल बीच में टूट करके उड़ करके किसी की आंख में जा सकती है, या फिर आपके हाथों को चोट पहुंचा सकती है, या फिर नीचे गिर सकती है, जिससे किसी को भी घटना हो सकती है, किसी के साथ भी। तो अगर हम निडल गार्ड का यूज करते हैं, तो अगर हमारी निडल टूट भी जाती है, तो हमारी सुई बहुत दूर तक नहीं जाती और हमें पता भी चल जाता है कि हमारी सुई टूट चुकी है, तो हम सुइयों को चेंज कर लेते हैं, जिससे हमारा वस्त्र भी खराब नहीं होता और हम खुद भी सुरक्षित रहते हैं। फेस मास्क का भी हम यूज कर सकते हैं, जहां पे भी हम काम कर रहे हैं या फिर जहां पे हमने अपना व्यवसाय शुरू किया है। फेस मास्क से ये होता है कि जब भी हम कपड़ा बनाते हैं, मशीन पे बैठते हैं, तो बहुत सारे छोटे छोटे धागे, डस्ट, बहुत छोटे छोटे कण ऐसे होते हैं जो उड़ करके हमारे आईज में, नोज में, कहीं पे भी आ सकते हैं, हमारे फेस पे आ सकते हैं। तो हम फेस मास्क के यूज से ये होता है कि हमें सांस लेने में भी दिक्कत नहीं आएगी और हमें किसी बीमारी के होने का भी डर नहीं होगा, क्योंकि कपड़े के छोटे छोटे बहुत सारे रेशे होते हैं जो कि हमारे नाक के माध्यम से या आंख के माध्यम से शरीर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं और हमें किसी बीमारी का शिकार बना सकते हैं। तो उस स्थिति में हमें फेस मास्क का जरूर यूज करना चाहिए। फिर हमारा एक और पॉइंट है लैब कोट। लैब कोट का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि जहाँ पे 20, 25 या 50 लोग काम करते हैं, एक उद्योग में काम करते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि लोग बहुत पास पास रहते हैं, काम को करते हैं, मशीन पे बैठते हैं। तो मशीन में जैसे सुचारू रूप से मशीन को चलाने के लिए हमें उसमें ऑयलिंग करनी पड़ती है, तेल डालना पड़ता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे अपने पहने हुए वस्त्र भी खराब हो जाते हैं, तो हम उस स्थिति में लैब कोट का प्रयोग करते हैं, जिससे कि कोई भी कलर या तेल उड़ करके हमारे वस्त्र पे ना आए और हमारे वस्त्र खराब ना हो। इस तरीके से ये कुछ सुरक्षा सावधानियां हैं जिसे हमें अपने व्यवसाय में या अपने उद्योग में जो भी काम हमने शुरू किया है, हमें जरूर पता होनी चाहिए, जिससे कि हम अपने आप को भी बचा सकें और दूसरों को भी बचा सकें। तो आज हमने ट्रेड से संबंधित उसका परिचय और उसे किस किस तरह से हम नौकरियों के अवसर प्रदान कर सकते हैं या फिर खुद को भी प्राप्त कर सकते हैं, ये सब हमने आज प्रशिक्षण लिया, जिसमें हमने अपने व्यवसाय में, जो कि हमारा स्विंग टेक्नोलॉजी व्यवसाय है, उसे किस तरीके से हम कटिंग, स्टिचिंग, नए नए डिजाइन को डेवलप कर सकते हैं, सीखने के बाद, प्रशिक्षण लेने के बाद हम किस तरीके से इस ट्रेड को अपने जीवन में एक व्यवसाय के रूप में भी स्टार्ट कर सकते हैं, खुद के लिए भी नौकरी ले सकते हैं और हम एक उद्योग के रूप में दूसरों को भी नौकरियां दे सकते हैं। इन सब के बारे में आज हमने प्रशिक्षण लिया। इसमें सिलाई कला का क्या महत्व है, सिलाई कला का जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत ही महत्व है। जब से मानव जीवन शुरू हुआ तब से कपड़े की भी शुरुआत हुई और ये आगे भी पीढ़ियों दर पीढ़ियों चलती चलेगी। सिलाई का अपना एक अलग जगह है जो कि हमेशा ही चलने वाला है, जिसमें नई नई चीजें आती रहती हैं।
पुरानी चीज़ों को भी हम नए रूप में चेंजेस ला करके उसको नया डेवलप कर सकते हैं, नया डिज़ाइन डेवलप कर सकते हैं और अपनी कला को उभार सकते हैं। फिर हमारा तीसरा पॉइंट था कपड़े की भूमिका, जिसके बारे में हमने प्रशिक्षण लिया कि कपड़े का हमारे जीवन में क्या भूमिका होती है, हम किस तरीके से अपने शरीर को सुरक्षित रखते हैं, मौसम से सुरक्षित रखते हैं, कैसे सर्दियों में, गर्मी में, बारिश के टाइम पे किस तरीके से हम वस्त्र को धारण करके अपने आप को सुरक्षित करते हैं और अपने शरीर को भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये कपड़े की भूमिका थी। फिर हमारा चौथा पॉइंट था पोशाक बनाने के चरण, जो कि कटिंग स्टिचिंग, जिसका हम प्रशिक्षण अभी अभी मैंने आपको दिया कि कटिंग स्टिचिंग डिजाइन डेवलप करना, ये सारे हमारे चरण थे जो बेसिक चरण थे, जो कि हमारे व्यवसाय में बहुत ही काम आते हैं और हमें पता होना चाहिए। फिर उसके बाद हमने बात की नौकरी का अवसर। नौकरी, जैसे हर इंसान को, हर आदमी को अपने जीवन में नौकरी की आवश्यकता होती ही होती है। अगर आपको नौकरी नहीं मिलती तो आप अपने खुद के बिजनेस के भी रूप में इस व्यवसाय को ला करके आप अपना जीवन सफल बना सकते हैं, अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं, खुद के लिए भी कर सकते हैं और दूसरों को भी प्रदान कर सकते हैं। और उस नौकरी के साथ साथ अभी जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि कुछ कुछ सुरक्षा सावधानियां भी हमें पता होनी चाहिए, जिससे कि हम खुद के लिए भी उस चीज को ढाल सकें और दूसरों को भी जागरूक कर सकें कि क्या क्या सुरक्षा सावधानियां हमें किसी भी व्यवसाय में, किसी भी नौकरी में हमें पता होनी चाहिए कि हमें किस स्थिति में क्या क्या सावधानियां लेनी चाहिए, जिससे कि हम अपने आप को भी सुरक्षित रख सकें और दूसरों को भी सुरक्षित रख सकें, जिससे कि हम आने वाले टाइम में अपने व्यक्तित्व को उसके लिए तैयार कर सकें। तो ये हमारा प्रशिक्षण का सारांश था जो मैंने आपको अभी बताया। आज मैंने आपको ट्रेड परिचय और नौकरी के अवसर के बारे में बताया। आशा है कि यह प्रशिक्षण भविष्य में आपके लिए सहायक होगा और आपका भविष्य उज्जवल होगा। धन्यवाद।